नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। संदीप जी, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सदमे में है राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्वी, आरजेडी, पूरा का पूरा विपक्ष। लेकिन ये नतीजे उस डीप स्टेट के लिए भी जोरदार झटका है जो भारत में मोदी हटाओ मुहिम चला रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। डीप स्टेट के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इनकी जो सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, उन्हें लग रहा था कि यदि बिहार में भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वह चुनाव हारता है, तो केंद्र की सरकार जो जदयू के कुछ सीटों सांसदों के भरोसे मेजोरिटी पाई है, उसमें भी दरार आएगी। ठीक है, पर इन रिजल्ट्स ने यह पूरी तरह इंश्योर कर दिया कि ये काम कम से कम यहाँ से नहीं होगा। और आप देखिए कि किस प्रकार से नैरेटिव चलाया गया। बात से ये लोग सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये लोग भारत के लोकतंत्र पे अविश्वास पैदा कर रहे थे जब इन्होंने वोट चोरी का एक पूरा कैंपेन चलाया, एक पूरा वो भी राहुल गांधी ने पर्टिकुलरली। वहां के सब लोग कह रहे थे कि तेजस्वी नहीं चाह रहा था या राजद नहीं चाह रहा था, पर वो राहुल गांधी का इंसिस्टेंस था कि वो उसने आया और वो अपना 18 दिन की यात्रा की। सेकेंड, वो नैरेटिव बनाया और पब्लिक में पुश किया कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। ठीक, जबकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण हमें कल मिला है। खैर, उसके बाद नेक्स्ट लेवल कहाँ आता है? प्रियंका गांधी जब इलेक्शन कमीशन के लोगों का, अधिकारियों का, सर्वोच्च अधिकारियों का, ज्ञानेश जी का नाम लेकर और साथ में उनके सहयोगियों का नाम लेकर धमकी दिलवा रही है, मुर्दाबाद के नारे लगवा रही है, और सबको ये एक भाई इलेक्शन कमीशन में और भी अधिकारी हैं, तो वह लोग भी तो डरेंगे ना, उनके परिवारों पर भी तो बात आएगी ना। वो एक मैसेज था कि हम सबको जान रहे हैं, सबके परिवारों को जान रहे हैं, हम देख लेंगे, हम सत्ता में रहें चाहे ना रहें, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वह डर कर काम करे, हमारे लिए काम करे। तो इनकी तानाशाही की आदत अभी भी नहीं गई है। ये सत्ता में थे तब भी तानाशाह थे, ये आज भी हैं तब भी तानाशाह है। ठीक है, और ये उसी प्रकार से ही फंक्शन करते हैं। रही सही कसर तेजस्वी के लोगों ने पूरी कर दी कि उन्होंने बताया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम कट्टा चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, फाइन, बट वो एक फिर आम जनता को समझ में आ गया। पर यहाँ पर बिहार इनके लिए हारना कितना ज्यादा क्या कहते हैं, इनकी कितनी सारी उम्मीदों पर तुषारापात हो गया, वज्रपात हो गया, क्योंकि बिहार से ये ना डेमोग्राफी चेंज करने का भी कार्य कर रहे थे। और ये सब कुछ एक टूल किट के माध्यम से ही तो हो रहा था। ये टूल किट इनको डीप स्टेट ने, सीआईए ने तो थमाया था ना। वोट चोरी का ख्याल राहुल गांधी के दिमाग में खुद ब खुद तो आया नहीं। वो जो चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले बार बार विदेश जा रहे थे, तो नई नई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए तो जा रहे थे। जाहिर सी बात है। और इस बात ये नहीं कि सिर्फ एक विचार दिया जाता है, उसके पीछे की पूरी कैंपेनिंग, उसके पीछे का पूरा सिस्टम, सब कुछ दिया जाता है, उसके पीछे फंडिंग की जाती है। बिना मनी के कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी शानदार पिक्चर है ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। वो अमेरिका में जब रिचर्ड निक्सन का इम्पीचमेंट हुआ था, तो दो जर्नलिस्ट ने एक शब्द फॉलो करते हैं, फॉलो द मनी। और वो बाद में एक बहुत बड़ा टूल बन गया हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करने का। आप देखेंगे राहुल गांधी का पैसा कहाँ से आता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये आदमी क्या कर रहा है। तेजस्वी को कौन फंड करता है कि वो रैलियां कर रहा है, वो इतना पैसा खर्चा कर रहा है, इतनी अय्याशी भरा जीवन जीता है। प्रशांत किशोर को किसने फंड किया? इतना बड़ा उन्होंने 2 साल तक कैंपेन चलाया। तो हमें फॉलो द मनी जब हम देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है भारत में कौन व्यापारी है जो तेजस्वी को फंड कर रहा है। भारत से पैसा तो नहीं मिल रहा। ईसाई मिशनरी फंड कर रही है क्या, जो उनके परिवार में देखने को मिला? छठ पूजा नहीं मनाई और साथ में किस प्रकार से ईसाइयत का प्रचार हो रहा। अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। पॉइंट इज, यह लोग बिना बड़े मोटे पैसे के सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और यह देखना बड़ा आवश्यक है कि इनका पैसा आ कहां से रहा है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की भी चीज शुरू की गई, जिससे पैसे का क्लीनिंग थोड़ी सी शुरू की गई, उससे भी इनको तकलीफ थी। इनका पैसा अनट्रेसेबल है। जाहिर सी बात है, अभी उस पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता है, भाजपा भी नहीं पड़ना चाहती, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। बट इश्यू इज, हमें देखना पड़ेगा फंड कौन कर रहा है इन लोगों को। और जो फंड करता है वो अपना नैरेटिव चलाता ही चलाता है। और उसको बिहार चुनाव में बस ये था कि अगर जीत जाते तो डेमोग्राफी चेंज करते। बंगाल में जिससे जैसे पूरे भारत की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, बिहार भी एक हमारे नया नया विंडो हो जाता भारत में इस प्रकार का करने का। चिकन नेक की बात किसने की थी? शर्जील इमाम ने। चिकन नेक किसका पेन पॉइंट है? भारत का। और इस प्रकार के रेजिम चेंजेस कौन करता है, या इस प्रकार के देश तोड़ने के काम कौन करता है? वहां आर्मी है। इस तरीके से इंटरनल, जो नेपाल में हमने देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, तो वो उसकी फंडिंग कौन करता है? और जाहिर सी बात है, शर्जील इमाम ने क्या कहा था कि 5,000 लोग, 5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या भारत टूट नहीं जाएगा?
तो इतनी बड़ी प्लानिंग यहाँ के लोकल लोग नहीं कर सकते। इनके दिमाग में विचार तो आ सकता है, पर फंडिंग और पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं और से आता है। और भारत की अशांति में, भारत के टूटने में, भारत के लोगों का भारतीय इलेक्शन प्रोसेस से विश्वास हट जाए और सड़क पर आ जाए, आग लगा दें। जिस जनजी की बात राहुल गांधी करता है, भाई कुछ 10,000 बच्चे अगर सड़क पे आ गए, स्टूडेंट आ गए, मोटिवेट करके लोग ले आए, और उसमें कुछ जिहादी घुस गए, उन्होंने आग लगा दी, कुछ बच्चे मतलब वो कर सकते हैं ना। नेपाल में वही हुआ, कुछ स्टूडेंट्स आए और बाद में क्या हुआ, जिहादी तत्व आ गए, आईएसआई ने भेजे थे, सबको पता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज की डेट में? आज की डेट में शेख हसीना के पक्ष में, यूनुस के अगेंस्ट में सड़कों पे उत्पात हो रहा है। तो किसी देश की अशांति डीप स्टेट को बहुत पसंद आती है, बहुत ज्यादा उसका मन लगता है कि हाँ, भारत जैसा देश, खासकर आज के समय में, जब भारत ट्रंप का फोन नहीं उठाते, जेडी वांस का फोन नहीं उठाते मोदी जी, जहां ट्रंप जाता है वहां मोदी जी नहीं जाते, जाना छोड़ दिया उन्होंने, कहा इसके साथ नहीं जाऊंगा, इसके साथ नहीं देखूंगा, चाहे जो हो जाए। इस प्रकार का बिहेवियर आज तक अमेरिका ने कभी देखा ही नहीं था, कि कोई सर उठाए और सर आंख में आंख डाल के बात करे। तेल खरीदेंगे, रसिया से तेल खरीदेंगे, अपने भारत को सुरक्षित रखेंगे। आपके न्यूक्लियर बेसिस जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको भी हम निपटाएंगे। आप हमारे यहाँ अटैक नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे, पाकिस्तान और आईएसआई के टूल बनाकर। कश्मीर नाम का एक मुद्दा बना के पूरे भारत को परेशान कर रखा था, उस पूरे कश्मीर को शांत कर दिया। अब कौन सा मुद्दा है? वहां डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कश्मीर का एक मुद्दा बनाया था इन्होंने कि सेपरेटिस्ट को सौंप देंगे, यासीन मलिक इत्यादि, सबको निपटा दिया भारत ने। तो एक के बाद एक जो डीप स्टेट की चालें हैं भारत के प्रति, वो ध्वस्त होती जा रही हैं। हरियाणा में जब जीता भाजपा ने, तो यही कहा जा रहा था कि यदि हरियाणा कांग्रेस जीत जाती तो पंजाब से फिर एक लश्कर चलता जो हरियाणा के माध्यम होते हुए दिल्ली पे कैप्चर कर लेता, पर वह नहीं हुआ, वहां फेल हुआ। बिहार ऑफ कोर्स, जैसा कहा गया कि डेमोग्राफिक चेंज बिहार से करेंगे, और जाहिर सी बात है तेजस्वी बन जाता तो वहां ईसाईकरण भी होता रहता। ईसाईकरण किसका काम है? तो डीप स्टेट का काम है। किसी डेमोग्राफी से मुसलमान भर के नहीं, ईसाई बना के भी पंजाब के साथ क्या किया, यही किया है। तो इसके पीछे फंडिंग कौन करता है? गांव देहात में जहाँ कोई ईसाई नहीं, वहां 10-10 लाख, 15-20 लाख रुपए का चर्च कौन बना देता है, और कौन इनको पैसे देता है? और आप देखिए, जो मोदी जी जो योजनाएं चलाते हैं, जो सीधे माँ बहन के हमारे मतलब उनके अकाउंट्स में जब पैसे दिए जाते हैं, ये कन्वर्जन रोकने का भी कार्य है। उनको जब चावल, राशन इत्यादि मिलता है, यही सब देकर तो कन्वर्जन कराया जाता था। तो यह भी काउंटर करते हैं। तो हमारी योजना नेतृत्व को बहुत अच्छे से पता है, और जब महिलाओं को एम्पावर करते हैं नीतीश जी, तो जाहिर सी बात है उनको शक्ति देते हैं कि इस प्रकार की जो फोर्सेज आपके गांव में है उनको आप वापस कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बिहार का रिजल्ट जो है, जनता ने भारत को बचाया है, बिहार की जनता ने, शायद उनको पता हो ना पता हो, स्वयं को भी बचाया, भारत को भी बचाया। जी अंजू जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जितने भी नैरेटिव चल रहे थे सबके सब ध्वस्त हो गए। लेकिन आप देखिए, अभी चुनाव के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार की जीत हुई है। ज्ञानेश जीते, वो अजय वर्मा जो है वो टीवी डिबेट में नजर आते हैं कांग्रेस के, तो वो ये फरमा रहे थे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसी तरह की फंडिंग पर चलते हैं। उन्होंने भी देखी किस तरह का नैरेटिव छेड़ रखा है। उनको भी तो डीप स्टेट से पैसा आ रहा होगा ना कि भाई अभी तुम ये नैरेटिव चलाओ, हमने छोड़ा नहीं है। क्योंकि डीप स्टेट इतनी आसानी से हथियार भी तो नहीं डालता है ना। अंजू जी, ये युद्ध जो है ना, ये एक्चुअल डेमोक्रेटिक लोगों और तानाशाह लोगों के बीच का है। जब भारत में वो एक्चुअल डेमोक्रेसी को फलते फूलते, पनपते, पल्लवित होते देखते हैं, उनको चिढ़ मचती है। अगेन मैं आई कम बैक टू अमेरिका। वहां डेमोक्रेसी के नाम पे शैम है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। पीछे कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो दोनों पार्टियों को फंड करते हैं, और पेंडुलम जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होता रहता है। दूरी एक ही है उसकी, और वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। वो डेमोक्रेसी के नाम पे क्या करता है? दुनिया को तबाही देता है। भारत में क्या होता है? छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे लोग इधर उधर जाकर अपनी इच्छा से, एक रात पहले भी बातों को समझकर, विकास को देखकर, काम को देखकर, जंगल राज से बचकर, अपनी इच्छाओं से, गांव देहात के लोग अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर, सड़क नहीं बनी इत्यादि इत्यादि, उसको लेकर वोट करते हैं। यही डेमोक्रेसी। यहाँ पे अगर भाजपा जीती है तो लोजपा भी जीती है, चिराग पासवान की पार्टी भी जीती है। वहां पे फिर हम भी जीती है, मांझी जी की भी पार्टी जीती है। असदुद्दीन ओवैसी भी जीता ना अपने इलाके में, जहाँ मुसलमान भर के, वहां 5 सीट असदुद्दीन ओवैसी का है। तो वहां का भी तो लोकल राजनीतिक है ना। और इनको, यूएसए को ये चीज समझ में नहीं आती। दे डोंट फंक्शन लाइक दैट।
दे वांट टू कंट्रोल, वो उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेता चाहिए ऊपर जो जिनको वो नियंत्रित कर सके, जिनके माध्यम से पूरे समाज को नियंत्रित कर सके, या भारत में वह पॉलिसीज चला सके। भाई आपने सोशलिज्म, लाइसेंस, कोटा, परमिट राज नेहरू के माध्यम से भारत में किया, भारत को तड़पते रहने दिया, भारत डेवलप नहीं कर पाया। 91 में फिर आप अपनी पॉलिसी लेकर आ गए कि चलो मार्केट ओपन करो, लेकिन जितना हम कहते हैं उतना ही करो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, यहाँ बम फटने दो ताकि यहाँ का टैलेंट पढ़े, तो आईआईटी में आईआईटी बनाओ, लेकिन यहाँ का टैलेंट पढ़ के निकल के सीधे अमेरिका पहुंच जाए, यहाँ काम ना करने पाए। और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को वो कैसे हैंडल करते हैं, जुडिशरी को वो कैसे हैंडल करते हैं, ये हमने आपने कई बार चर्चाएं कर रखी हैं, आपके चैनल पे कई प्रबुद्ध लोग ये बताते रहते हैं। तो और भारत की शांति बिल्कुल नहीं पसंद है। एक देश शांत कैसे है? 150 करोड़ के लोग कोरोना से निकल आए, जबकि वैक्सीन तो हमारी बिकनी चाहिए थी 150 करोड़ लोगों पर। फाइजर, मॉडर्ना की तारीफ करने वाले उस समय कितने थे यहाँ पर? उनको यह शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई लॉकडाउन लग गया, पूरा देश शांति से बैठा था। केजरीवाल जो फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है, उसी ने तो पहला लॉकडाउन तोड़ा, जब लोगों को भेजा, यूपी बिहार के ही लोगों को, मैंने तो अपनी आंख से देखा किस प्रकार से उसने उन लोगों को निकाल निकाल के भेजा और ये इंश्योर किया कि जगह जगह वो कोरोना फैले। और क्या किया दिल्ली में, वो एक अलग कहानी है। तो ये सब डीप स्टेट को इस भारत की शांति बिल्कुल पसंद नहीं। और अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ भारत को डेमोक्रेसी नहीं सिखा रहा है, दुनिया को सिखा रहा है। भारत के बाहर बहुत सारे देश हमारे भारतीय इलेक्शन कमीशन की सेवाएं लेते हैं। हम लोग यहाँ वहां से जाते हैं, ईवीएम्स लेकर जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। हमारा खुद का डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप देखिए, जो हमारा चुनाव हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, उसके अपने सिर्फ 300 350 लोगों का उनका परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी वो स्टेट, जिस स्टेट में जाता है चुनाव लड़ने, उस स्टेट के लोगों को अपने यहाँ इंडल्ज करता है, उनको ट्रेन करता है। आप ऐसे टेम्परेरी लोगों से आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि वोट चोरी हो गई या ये फ्रॉड हो गया, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई? ईवीएम टेम्परिंग की बात बहुत बार की, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा आओ भैया आंख के सामने ऑन कैमरा प्रूफ करके तो दिखाओ, सब भाग खड़े हुए। राहुल गांधी ने बोला वोट चोरी हो रही, इनके अपना जो कार्डर है वो तो सामने नहीं आया। मैम 60 लाख वोट अगर एसआईआर के थ्रू जो है, भाई जाहिर सी बात है, लोग मरते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं, क्लिच होते हैं, तो वोटर लिस्ट वही कैसे रहेगी? वोटर लिस्ट भी तो चेंज होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट तो होगा। जब वह प्रक्रिया होती है तो पता चलता है 26 लाख लोग जो मर गए थे वो उनका नाम भी वोटर लिस्ट में था, और जाहिर सी बात है एक कम्युनिटी के लोग वो उसको उन वोटर कार्ड्स का इस्तेमाल करके फर्जी वोट डालते थे। तो ये रिफाइनमेंट तो होगी। और इसके खिलाफ में क्या बिहार में किसी भी दिन आज मैम बिहार का ये पहला चुनाव था जब किसी पे गोली नहीं चली, किसी बूथ पर दोबारा पोलिंग का ऑर्डर नहीं हुआ, जबकि यही लालू और कांग्रेस इत्यादि बूथ कैप्चरिंग किस तरीके से करते थे वो सबको याद है, सबको पता है। इस बार इतनी शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, ये नहीं पचता किसी को। यही चीजें तो पसंद नहीं आ रही है ना, लेकिन इसी के लिए तो नैरेटिव फैलाया गया कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। कहा तो गया कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाओ हलफनामा लेकर, लेकिन नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की भी तो बहुत पैनी नजर थी ना इस विधानसभा चुनाव पर। आप किस तरह से हाफिज सईद का करीबी बांग्लादेश से सटे हुए भारत के बॉर्डर के गांव में जा जाकर रैलियां कर रहा था, पटना पटना बिहार बिहार चिल्ला रहा था, ताकि जो मुस्लिम उसके भारत में बसाए गए हैं रोहिंग्या और घुसपैठिया बिहार में, कम से कम उनको मैसेज आया कि वो किसको वोट करें। तो ये सारे प्रोपेगेंडे भी तो चल रहे थे। इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? इसकी फंडिंग भी तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट और सीआईए करता है ना, वरना पाकिस्तान तो कंगला है। मैम आप एकदम सही कह रही हैं। पाकिस्तान के माध्यम से भारत के बिहार में जो मुसलमान बसे हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसके उदाहरण दो सबसे बड़े रहे, तस्लीमुद्दीन और वो क्या नाम था, शहाबुद्दीन। उन लोग के सीधे आईएसआई से संपर्क थे, वो सिर्फ लोकल माफिया अंडर के लोग नहीं थे, उनके सीधे पाकिस्तान से संबंध थे। पाकिस्तान वहां पर आपके हथियार पहुंचाता था, इन लोग को सारे हथियार अवेलेबल कराता था, और उस समय इन लोगों ने पूरे इलाके में, तस्लीमुद्दीन ने खासकर, हम लोग एक अभी हमारे एक जानने वाले हैं वैलोक पाठक जी, वो बिहार में बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वह बताते हैं कि सीमांचल हम लोग शब्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सीमांचल नाम का शब्द तस्लीमुद्दीन का दिया हुआ है, वो वहां के 5-6 जिले जो है मुसलमान बहुल करके वो अलग करना चाहता था बिहार से, तो ये उसका दिया हुआ है। वो सीमावर्ती कुछ जिले हैं
या हमारा मिथिलांचल है एक्चुअली में, पर वो सीमांचल उसका नाम दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने जो चिकन नेक, अगेन वही बात की, उसको किस तरीके से नेपाल बॉर्डर पे फैलाएं, मस्जिदें बनाएं और सारा अपना वहां पर कंट्रोल बढ़ाते जाएं, ताकि मौका पड़ने पर भारतीय सेना डिस्टर्ब रहे, या भारत जो है उस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जाने में उसको बड़ी तकलीफ हो, क्योंकि सारा रास्ता वहीं से होकर जाता है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आपको रोड, एक लैंड रूट ही है जाने का, अगर वहां पर डिस्टर्ब कर दिया तो भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएगी? ठीक है। तो ये इन लोग का पूरा प्लान था, और इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास पैसा पैदा करने की तमीज नहीं है, उसको कुछ पैदा करना नहीं आता। वो उसने पाकिस्तान ने दोनों तरफ, भारत के जो आज बांग्लादेश कहलाता है और जो एक्चुअल पाकिस्तान है, दोनों तरफ भारत की सबसे उपजाऊ भूमि, सबसे बड़े बिजनेस सेंटर्स, सबसे बड़े बिजनेस हब, सबसे बड़े बिजनेस पोर्ट्स। कराची वाज द पोर्ट, चटगांव भी सबसे बड़ा पोर्ट था, ढाका अपने आप में कितना बड़ा व्यापारिक सेंटर था, और कितनी ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, सब लेके बैठ गया। किया क्या? क्या किया? अपने ही देश को आतंकवादी बर्बाद किया। दिक्कतें बस। पैदा की, यही किया। लेकिन अभी जी। जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ संदीप, की जी। पाकिस्तान जिस तरह से नजरें गड़ाए बैठा हुआ था, उसको भी फंडिंग कहीं से आ रही है। आप यस। मुल्ला मुनीर एंड कंपनी जिस तरह से कह रहे थे हम तो ईस्टर्न पार्ट से भारत पर हमला करेंगे, अमेरिका में जाकर भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे। इन सबको भी तो सबक मिल गया ना कि मोदी कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो सब चाहते हैं कि मोदी अपनी कुर्सी से कैसे ना कैसे करके हट जाए। 37 बीजेपी के सांसदों पर भी तो डोरे डाले थे ना डीप स्टेट ने। बिल्कुल मैम, एक हमारे राजू श्रीवास्तव जी थे, वो एक बड़ी शानदार बात कहते थे, हाँ ये कर लो पहले। तो मोदी जी भी हमारे ना इसी मोड में रहते हैं, जब इन लोग की बातें सुनते हैं कि पाकिस्तान इधर से हमला कर देगा, ये कर देगा, भारत को डिस्टर्ब कर देगा, आधा विश्व ले डूबेगा, तो मोदी जी कहते हैं हाँ तुम लोग कर लो पहले। और एक्चुअली जब जमीन पे रिजल्ट देना होता है, तो हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, 370 भी हटती है, और किस प्रकार से पूरा पूरा नेटवर्क। और अभी पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की कि इनका जो प्लान था 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ये बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के नहीं हो सकता था। कि यहाँ का इंटरनल आदमी, इतनी बुद्धि मिल गई उसको, और जो आदमी राइसिन जहर बना रहा था उस चाइना से होकर आ रहा था। तो बिना इंटरनेशनल सपोर्ट के अंदरूनी लोगों को कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सकता है जिससे वो कुछ इस प्रकार के कांड कर सके। तो एक्चुअली क्या हुआ जी? अभी जैसे मार्को रूबियो का रिएक्शन आया, भारत की बड़ी तारीफ कर रहे थे, फिर ऑफर कर रहे थे कि अगर भारत को जांच में मदद चाहिए तो हम करेंगे। भाई आपकी जांच की मदद की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? भारत सक्षम है हर तरह की जांच खुद करने का, क्योंकि मार्को रूबियो को डर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आएगा ही आएगा। तो हो सकता है उस मैम, जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश में अमेरिका लगा हो इस वक्त। जिसने शुरू कराया है वही तो बताएगा ना। तो खुद जब करवाते हुए काम, तो तुम्ही को तो सबसे ज्यादा पता है, तो तुम तो जानकारी साझा कर ही दोगे। और इससे पहले की बात तुम तक पहुंचे, तुम जो है छिपकली की कटी पूंछ की तरह पाकिस्तान को साइड कर दो कि ये लोग दोषी हैं। और ये लोग करते रहे, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, ये लोग सब ये सब काम ना 20 साल तक ही लगातार करते रहे। कि इन लोग का पुराना आदत है ये सब करने का, कि हमको अशांति भी फैलानी है, झूठ बोलना भी है, और मौके पे बाद में काट भी देना है। हटाओ। एक वो हेनरी किसिंजर वाला डायलॉग है ना, अक्सर लोग यूज करते हैं कि टू बी अमेरिकाज एनिमीज इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड्स इज फैटल। तो जो अमेरिका के दोस्त होते हैं वो तो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, अमेरिका सबसे पहले उनकी वाट लगाता है। तो ये मैं ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप जब इतिहास देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, अमेरिका ने वाकई में ध्वस्त किए हैं देश, लाखों करोड़ों लोग मारे। ओबामा ओबामा ने मारे 20 साल पहले। ओबामा जो कर रहा था 2005 में, उसके बाद जब भी वो प्रेसिडेंट रहा, 26,000 बम गिराए उसने जी। वेस्ट एशिया पर, और पूरे यूरोप में इमिग्रेशन करवाया। खुद अपने अकेले बैठे एंजॉय कर रहा अपने पत्नी बच्चों के साथ। पर कर क्या रहा है? डीप स्टेट का भी वो भी अंग है। बाद में पता चला ना, अरे यूएसएड से उसकी माँ को फंड किया जाता था, ओबामा को बचपन से पैदा किया गया। तो कोई अचानक से गरीब से निकल के एक राष्ट्रपति नहीं बन गया। अमेरिका का पूरा डेमोक्रेसी सैम है, वो 20 साल 25 साल आगे जानते हैं किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको करना है, उस हिसाब से सबको तैयार करते रहते हैं, और मौके पे जो काम आ जाता है उसको कर देते हैं। यही काम वो भारत में भी करते हैं। वो यहाँ पर भी लोगों को फंड करते हैं, केजरीवाल को तैयार करते हैं, एनएसी में लोगों को भरते हैं, हर्ष मंदर टाइप के लोगों को भरते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर संगठन भी यहाँ पे काम करते हैं, ग्रीन पीस इत्यादि इत्यादि। कितने एनजीओ हैं, लॉयर्स के एनजीओ हैं, लॉयर्स कलेक्टिव करके इंदिरा जयसिंह जी का एनजीओ है। बाहर से पैसा आ रहा है, और वो क्या नैरेटिव, क्या पीआईएल डाल रही है, हम आपको सबको पता है। किसके बचाव में? वो इंदिरा जयसिंह वो हैं जो निर्भया की माँ को कह रही हैं कि अरे उस लड़के को छोड़ दो, कोई बात नहीं, दिल में दया दिखाइए।
क्यों? तो इस प्रकार के लोगों को भी फंड करता रहा है अमेरिका लगातार, और आज के समय में इनको और कुछ नहीं मिल रहा, तो जो भारत की एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो है इस अमेरिका के निशाने पर, क्योंकि अमेरिका एक्चुअल तानाशाह है, वह किसी के भी डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर सकता है। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ लड़ाई लोकतंत्र और तानाशाही की है, और यही लड़ाई डीप स्टेट और भारतीय सनातन मानसिकता की। जी। बिल्कुल, और इसीलिए वो पीएम मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं, मैं अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर आपके प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोल सकता, आप डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोल सकता। तो ये सारी चीजें अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना, इसीलिए वो लगातार मोदी हटाओ मुहिम में लगा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये सब कुछ किया गया, और फिर राहुल गांधी को आप देखिए ना, कितनी बार विदेश के दौरे पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या लेना है वहां से भाई। अभी चुनाव का नतीजा आया नहीं, मस्कट भाग गए। उससे पहले अचानक से ख्याल आया 4 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर चले गए, मलेशिया चले गए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो मुलाकात करने के लिए जाते होंगे ना। कोलंबिया गए तो सिर्फ कोलंबिया की यात्रा का जिक्र आया कि कहाँ भाषण दिया, उसके बाद के देशों की तो तस्वीरें भी नहीं आई। तो ये सारी चीजें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत बड़ा चल रहा है भारत की मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने वालों को। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो देश की जनता को समझनी है, और लोगों को समझ में आई है बिहार में, तभी इस तरह के नतीजे आए हैं। आपने संदीप जी समय निकालकर बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।